इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 वसंत। ये वसंत का लास्ट नंबर पार्ट है, सबसे अंतिम पार्ट है टोपी। 18वां नंबर पार्ट है टोपी। एक थी गवाइस मतलब गौरैया, एक था गौरा मतलब नर गौरा, एक फीमेल और एक नर। दोनों एक दूसरे के परम संगी और एक दूसरे के परम संगी थे, दोस्त थे। ठीक है। जहां भी जाते जहां भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ पीते खाते एक साथ सोते। भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते, दाना चुगने और छुटपुटा होने ही खोते में आ घुसते। मतलब सुबह होते ही ये लोग निकल जाते थे दाना चुगने के लिए, और झुटपुटा मतलब सांझ होते ही, गबदेर होते ही ये लोग फिर से अपने घोंसले में आ जाते थे। और चुई चाय चालू इन लोगों का। थकान मिटाते और सारे दिन देख सुन में हिस्सेदारी बातें, और दिन भर देखे सुने बात का एक दूसरे से बात करते। एक शाम गवाइस बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, फबता कितना फबता है उन पर कपड़ा, मतलब कितना शोभता है, अच्छा लगता है उन पर कपड़ा। खाक फबता है मतलब खाक अच्छा लगता है। गौरा तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और भी बदसूरत लगने लगता है आज लटजीरा चुग आए हो। गुवाइस बोल पड़ी। लटजीरा मतलब ऐसे पदार्थ जो जवान लड़खड़ाने लगता है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। सही बात है, कुदरती खूबसूरती ढक जाती है कपड़ा पहन लेने के बाद। गौरा बोला, अब तो तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघन काय का एक एक कटावा मेरे सामने है। मतलब आज तुम्हारी सुघर का एक एक कटावा मेरे सामने है, मतलब अब तुम्हारे शरीर के एक एक पार्ट हमारे सामने है। रोवे रोवे की तरंग, रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है, और तुम्हारे रोम रोम की जो सुंदरता है वो मेरे आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुष की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। और समझ, मनुष्य के जैसे तुम अब कपड़े पहन लोगी, तुम्हारी खूबसूरती ढक जाएगी कि नहीं, सारी बदसूरती ओझल हो जाएगी। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवाइस बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। तू समझती नहीं। गौरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर जरा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है। मतलब उन्हें क्षमता ही नहीं रह गया कि अब बिना कपड़ों का रह सके, क्योंकि अपने चमड़ी को इतने कमजोर बना लिए हैं। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते हैं पहनाने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है कपड़े की वजह से। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गवैया बोली, नित नए नए लिबास सिवाता रहता है, और नया नया लिबास कपड़ा सिरवाते रहते हैं ये लोग। यह नीरा पोगापन। गौड़ा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, और आदमी तो लिबास से केवल लाज ही तो ढकता है, लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उसको भी ढकता है। उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं मतलब सिर पर बाले हैं,
जिन्हें भी टोपी से ढक लेता है, इसे टोपी पहनकर ढक लेता है। अपना तो रंग भी अपना तो रंग ही भले सॉरी अपना तो नंगे ही भले, अपने क्या है, अपने नंगे ठीक है। उनके सिर पर टोपी उतनी अच्छी लगती है, कितनी अच्छी लगती है। गवैया बोली, मेरे भी मन टोपी पहनने का करता है। और गवैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है, तो तुम लाओ जी मेरे लिए टोपी। तू पहनेगी कहां से? गौरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। जानती है एक टोपी के लिए कितनों का तख्ता उलट जाता है। यहाँ पर टाट है, टाट उलट जाता है मतलब उसकी सत्ता चली जाती है। जरा सी चूक हुई नहीं, टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे, इसी फिराक में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत, टोपी के चक्कर में पड़ ही मत। गौरा था तनिक समझदार, इसलिए सक्की, जबकि गवैया भी जिद्दी और धुन की पक्की। अब थोड़ा जो गौड़ा था वो थोड़ा समझदार था और सकी भी था, लेकिन गौरिया कैसे कम हो जाए। लड़कियां फीमेल वर्जन तो अलग ही है। उनका जिद्दी और ठान लेना कि ना भाई हमरा तो चाहबे करी, मेरे को तो चाहिए ही। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहां चाह वहीं राह, मालूम के मामूल के मुताबिक। और जहां चाह है वहीं राह है, जो चाहोगे वही मिलेगा। मालूम के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। मतलब सुबह होने के बाद घूर, आग जलाने के बाद जो राख बचता है उसको घूर, चाहे आग जहां जलता है उसको घूर बोलते हैं गांव में। तो वहां पर चुगने के लिए बैठे। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। देखो चोंच में फंसा के ले जा रही है। रुई का टुकड़ा मिला। मिल गया गवाइश मेरे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। और गवाइश अपने खुशी के घूरे पर लौटने लगी। इतना खुश हो गई कि लौटने लगी, एकदम पलटने लगी। मिल गया टोपी मिल गया, रुई मिल गया। अरे क्या मिल गया रे? गावरे ने चिल्ला कर पूछा। अरे क्या मिल गया रे? मिल गया टोपी का टुकड़ा मिल गया। गवाइश ने गावरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गौरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार था। चाबुक तो होता ही है, मारो बस एकदम पूरा चमड़ी उधर जाएगा। किसी घुड़सवार के हाथ से छूट कर गिर गया हो। चाबुक हाथ लगते ही वह बावड़ा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा तीन घोड़ा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा तीन घोड़ा। लगाम जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। अब तीनों तो रास्ते में मिलेंगे नहीं। जैसे चाबुक मिला, घोड़ा और लगाम जीन, ये सब तो रास्ते पर मिलेंगे नहीं। सब काम आधा छोड़ वह बावड़ा का उम्र यह रटता रहा। बाकी बचा तीन घोड़ा लगाम जीन। गौड़ा उसे समझाए हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ आता पता है? तुमको आता है कैसे क्या बनाया जाता है? बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवाइश रुई का फाहा लिए एक बुनाई के पास चली गई और बड़े मनोहर से बोली, धुनिया भैया, इस रुई के फाहे को धुन दो।
दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुराना तार तार ही चुकी एक मिर्जाई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। जाती है कि नहीं? जाओ जल्दी। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चाहता है, चाम का दाम चलाता है। ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। और पहले के राजा क्रूर भी हुआ करते थे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होते थे। उर्ज ना करो भैया, मतलब गुस्सा ना करो भैया। गवैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, मतलब पूरी इसका पूरा दाम दूंगी बनाने का। इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूंगी। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी न मिली थी। 16 आने में 8 आने मजदूरी, 16 आने में 8 आने मजदूरी, मतलब आधा आधा का सौदा हुआ। तो इसके लिए सपना थी। वह झट तैयार हो गया। घर चो उसकी ताती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी लो उसे। इसमें से आधा धुनिया ने ले लिया और आधा गवाइस ने। इसे उत्साही गौरा गवाइस एक कोड़ी के यहाँ गया और कहने लगा, कोड़ी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो, मतलब इस रुई से आप इसको कपड़ा बना दो, धागा बना दो। कोड़ी की कमर झुकी हुई थी। उसने बदन पर धजी धजी हो चुका था, और उसके बदन पर धजी धजी हो चुका था, धजी धजी दाग दाग, और धूसा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं। मुझे फुर्सत नहीं मुफ्त में मल्हार गाने की, और मुझे फुर्सत समय नहीं कि मुफ्त में मैं गाना गाऊं। भैया इस मुल्क में सब काम राजा के लिए होता है क्या? गवैया आश्चर्य से बोली। तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं यह यहाँ का चलन है? खट मारे बर्धा, बैठ खाए तंदूर, बैठ खाए तुरंग, और खट मारे कोई और, बैठ खाए कोई और। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लघुए भगवे भी तो बहुत हैं, और राजा जी के लघुए भगवे कपड़े उपड़े भी तो बहुत हैं, उनके काम भी तो बहुत है। इसी में उनका भी काम होता है। मुकरो मत भैया, अब बात से मुकर मत जाओ। हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे, हम तुम्हें अच्छी मुआवजा देंगे, इसकी कीमत देंगे। गवैया बोली, परी इसे काट दो, परी थोड़ा इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूंगी। कोरी भी तैयार हो गया। उतनी वाजिब मजदूरी पर काम न करना मूर्खता होगा। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता तैया करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कामगारों से सहयोग ने गवैया को आगे बढ़ने और उसका मतलब आगे बढ़ते गए और उसको उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इकरार करने लगे, प्रपोज करने लगे, इजहार किया, बुनकर भैया इस
कते सूत के कपड़ा बूंदो, और इस सूत का कपड़ा, रस्सी का कपड़ा बूंदो। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा। जो टेलर था, दर्जी, वो देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी भी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारीदे हाजिर हो जाएंगे। सवाल करेंगे भाव से जवाब करे चाकर। और एकदम रौब से वो बोलते हैं, सवाल जवाब करते हैं उनके नौकर सिपाही। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया, मतलब अपने काम में लग गया। इसे बूंद दे भैया, गवाइस ने साहस सजो कर कहा। हम सेंत मेंत का काम नहीं करवाते। इसे बूंद दे और आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है। वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना और बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा। दरकी ढूंढने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफी गफस और दबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने लिया और आधा इन्होंने लिया, गवाइस ने 3/4 मंजिल मार ली थी। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास जा पहुंचे। अभी तो उसको कपड़ा बनवा रही थी, अब दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया उसकी टोपी सील दो, इसकी टोपी सील दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? दर्जी बोला। और दर्जी से बोली, आधा तुम ले लो, आधा मेरे को दे देना। आधा तुम ले लो, आधा मेरे को दे देना। लेकिन इसमें थोड़ा अलग हो सकता है। दर्जी रोज से बोला, देखते नहीं राजा जी के लिए 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं, मतलब कपड़े सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडक आह भरी। कुछ देना न देना, भर माथे पसीना। कुछ देना ना देना, भर माथे पसीना। मतलब करना फरना कुछ नहीं, कुछ मेहनत, इतना मेहनत कर रहे हैं, पैसा वैसा मिलेगा नहीं, लेकिन माथे पर पसीना, पूरा मेहनत कर रहे हैं। हम तो भाई बेगार में कुछ करवाते हैं। गवैया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे। एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजदूरी पर कौन मुझी तैयार ना होगा, मतलब कौन मूर्ख तैयार ना होगा। कचकच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सरसर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुदने भी जोड़ दिए। फुदने वाले टोपी पहनकर तो गवैया जैसे आपे में न रही। डेढ़ टांगों पर ही लगी नाचने। डेढ़ टांगों पर लगी नाचने। फिर से फुदक कर लगी गौरा को दिखाने। देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फुदने वाली मतलब 5 बूंदे वाली, उसमें डिजाइन था। वाकई तू तो रानी लग रही है। गौरा को भी आखिरकार कहना पड़ा, रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। गवैया ऊंचा उड़ने लगा। गवैया है ना, गवैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा? टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा, मतलब एक नया उमंग ने जोर मारा। क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार
जायजा लिया जाए। इसके लिए इतने सारे काम होते हैं, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। अब टोपी पहनने के बाद लोगों की बुद्धि खराब हो जाती है। देखो इधर बैठ गई है, बीच में राजा इधर खोपड़ी सहलवा रहे हैं। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर और अपने टहलुओं से खुली धूप में फूले की मालिश करवा रहे थे, मतलब शरीर की मालिश करवा रहे थे। राजा उस वक्त अर्धनंग बदन और नंगे सिर थे। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था और एक सिर पर चंपी कर रहा था एक नौकर, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, बजा रहा था, तो तीसरा पीठ पर मक्खी मार रहा था, मतलब पीठ पर मालिश कर रहा था, और चौथा पिंडली पर गुद्दू काट रहा था, और जो चौथा था वो पैर पे थोड़ा वो कर रहा, पैर पर मालिश कर रहा है। ठीक है। गवैया कंगूर पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, टोपी नहीं। मालिश करने वाला मालिश करवाते राजा की नजर गवैया से टकराई। गवैया के सिर पर फूदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरे टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई। राजा ने झट पहन भी ली। देख रे फदगुद्दी, देख रे फरगुद्दी, फरगुद्दी मतलब चिड़िया, देख रे चिड़िया, मेरी टोपी में 5 फूदे। गवाइश ने अब दूसरा ही राग आलापना शुरू कर दिया और गौरैया ने दूसरी बात शुरू कर दी। राजा की टोपी में एक भी नहीं, राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरे टोपी में 5 फूंदे, राजा की टोपी में फूंदे नहीं। ये तो हद हो गई गौरैया की। राजा को बेहद हेठी महसूस होने लगा, क्रोध और शर्मिंदगी महसूस होने लगा। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल, वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फरगुद्दी की गर्दन मसल दो, पखने नोच लो, सिपाहियों देर न करो। और आदेश दिया कि इस फरगुद्दी की गर्दनें ममोड़ दो और इसके पंख नोच दो, इसे मार डालो। क्षमा करे महाराज, क्षमा करे, मतलब क्षमा करे महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी, मंत्री ने कहा। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहे थे कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जर हो गए, मतलब जल गए। साला इतनी बढ़िया, इतना अच्छा बन रहा है, मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट करके देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने। राजा के मन में ख्याल आया। तब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले, ऐसा हो सकता है। गिरते पड़ते दर्जी जाहिर हुआ, तो सामने आया। दुहाई अंदाता, कितनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई।
मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली, मेरे लिए इतनी सुंदर क्यों नहीं बनाई? दुहाई अंदाजा दुहाई, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, कपड़ा बहुत उम्दा था, एकदम गफस और दबीज था, एकदम अच्छा कपड़ा था। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? नाग की मांदी राजा फूंक मारने लगा, गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफी बख्शो सरकार, माफी बख्शो सरकार, माफी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उद्दम था सरकार, सूत बहुत अच्छा था, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काता? शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी, शेर के जैसे राजा ने दहाड़ मारी, गिरते पड़ते कोड़ी हाजिर हुआ। जान जान बख्शो महाराज, जान बख्शो, जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा ने आवाज कर की। हाफते हाफते छाती पीटते हुए धुनिया जाहिर हुआ। क्षमा क्षमा अंदाता, क्षमा क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपके लिए भी आपके लिए भी किया है सरकार, दुनिया ने जमीन पर लेट कर कहा। आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार, हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है इसमें कितनी नफासत क्यों नहीं थी? मतलब इतनी अच्छी कारीगरी क्यों नहीं की गई थी? अभय दाने दे, मतलब अभय दान दे तो बोलूं सरकार, दुनिया बोला चलो दिया। सरकार राजा बोला चलो दिया, राजा बोला अब बताओ। महाराजा, इस गवैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी, जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई। सरकार, दुनिया दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, देख ले राजा, आंख में अंगुली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं। बेकार की नहीं है यह। गवैया बोली। गवैया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल है। इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गया, मतलब राजा तो एकदम अकबका गया था। ऐसा ये क्या हो रहा है? एक तो तमाम कारीगरों ने उनकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम खूबसूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी सलकरी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे? और इतने बड़े साम्राज्य को खजाना संभाले तो कैसे? तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुफ्त तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी।
और ये चिड़िया तो एकदम महाराज को बेपर्दा करके ही दम लेने वाली है। ये इनका आज फंस गया। देखो टोपी किस तरह पहनती थी, फफूंदे मतलब 4 गो गेंद बॉल लगा दिया, गोलाकार लगा दिया। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, उसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। गवैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, यह राजा तो डरपोक है, नीला डरपोक है। मुझे से डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। मतलब किसी में सहारा नहीं दे रही है, हर चीज में बोल रही है। कौन इस मुफट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। और ये लिखने वाले हैं सृंजय, और ये पूरे कहानी को लिखने वाले का राइटर का नाम है, लेखक का नाम है सृंजय। ठीक है। इसके बाद प्रश्न अभ्यास बता देता हूं। 1 नंबर पाठ से है, कहानी से है। गवैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गवैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। 2 नंबर गवाइश और गौरे की बहस से तर्क को एकत्रित करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें। सब जगह इकट्ठा करो और संवाद के रूप में लिख डालो। टोपी बनवाने के लिए गवैया किस किस के पास गई, टोपी बनाने के एक एक कार्य को लिखें। 4 नंबर गवैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फफूंदे क्यों जड़ दिए। ये थोड़ा अच्छा लगेगा, सौदा बराबर हुआ था। कहानी से आगे इसके बारे में आप खुद से लिखना। अनुमान और कल्पना कीजिए, इसके बारे में भी आपको खुद से लिखना है। और नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, इसको कोई देखने वाला नहीं है, ये चलता भी नहीं है ज्यादा। और नीचे का ये शब्दार्थ है, शब्दार्थ आप जरूर याद करना, क्योंकि आगे भविष्य में जरूर काम आएगा। मैं तो इसे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस वाक्य को पढ़ने के बाद हमें मालूम चल जाता है कि इसका अर्थ क्या है, इसलिए मैं बिना देखे बोल सकता हूँ। जब आप इस चीज को जानोगे तो ही बोल सकते हो। मैंने भी अपने क्लास लाइफ में इसे बहुत पढ़ा है, इसलिए मैं हर शब्द को समझ सकता हूँ। तो ये शब्दार्थ है, इसे आप जरूर याद करना। और यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले किसी बुक में। और ऐसे 8वें 9वें 10वें 11वें 12वीं तक का सारा किताब आपको यहाँ पर मिलेगा, एकदम विद एक्सप्लेनेशन, पूरे समझा कर मिलेगा आपको। ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगले भाग में।